प्यारे बच्चों नमस्कार। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज बात करते हैं एल्गोरिथम की। 12th क्लास में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम होती क्या है तो बताते हैं कि एल्गोरिथम जैसे अपने कोई भी काम करते हैं तो पहले हम ये सोचते हैं कि उस काम को कैसे किया जाए। तो किसी भी काम को करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम कोई तरीका अपनाते हैं उसे ही एल्गोरिथम माना जाता है। उदाहरण देते हैं, जैसे अपने को चाय बनानी है तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हम जो गैस चूल्हा है उसको ऑन करते हैं, उसके ऊपर चाय की पतीली है वो रखते हैं, उसके बाद में पानी डालते हैं, फिर हम चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, उबालते हैं, दूध डालते हैं, उसके बाद में हमें एक चीज़ प्राप्त हो जाती है चाय। अब बताओ, चाय को प्राप्त करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाया था, सीधे हमें चाय नहीं प्राप्त हुई थी। इसलिए कोई भी काम करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। यही हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट में है। सी भाषा या C++ लैंग्वेज में या कोई अन्य दूसरी है, जावा है, और भाषाएं बहुत है, चाहे HTML हो, कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं में एल्गोरिथम के अनुसार ही चलना पड़ता है। मतलब किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं C में या C++ में तो हम उस प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस भी लगाते हैं, कमांड्स का भी यूज़ करते हैं, और इन सब का यूज़ करने के लिए इन फंक्शंस का भी यूज़ करते हैं, अदर स्टेटमेंट्स का भी यूज़ करते हैं, बहुत से स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और उन सभी चीज़ों का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, हमारा एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक निश्चित कार्य को करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाते हैं। उसी तरीके को ही क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है एल्गोरिथम की, क्या है, कंडीशन व निर्देशों का सेट, यानी कोई भी शर्त और कमांड्स आदि का सेट किसी निश्चित कार्य को करने के लिए लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। अच्छा, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप किसी निश्चित कार्य को करना ही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ये एल्गोरिथम की परिभाषा है। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपने स्टेप बाय स्टेप तरीका तो अपनाया, लेकिन क्या वो तरीका बिल्कुल सही अपनाया है? यानी हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाएं, हमारा प्रोग्राम बहुत ही जल्दी से रन हो जाए, और ये भी चाहते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो कम समय में बन जाए और जल्दी रन हो जाए, और कंप्यूटर में भी स्पेस न ले, ज़्यादा स्पेस का यूज़ न हो, ये चाहते हैं। क्या आप लोग ये चाहते हो कि जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करनी है, तो हम ये चाहेंगे कि हम कंप्यूटर में जब विंडो इंस्टॉल करें तो 2 या 3 दिन में जाके विंडो इंस्टॉल हो, चाहते हैं? नहीं ना। अगर आधे घंटे का समय लगता है तो भी हमें वो ज़्यादा लगता है, हम चाहते हैं कि 20 मिनट में ही विंडो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, जैसे अपने मोबाइल में ले लो, मोबाइल में हम जैसे KB का कोई सॉफ्टवेयर है, KB में उसका साइज़ कितना है, KB में है, और उससे बड़ा है MB, और उससे बड़ा है GB। अब बताओ, हमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर वो GB में होगा तो हम क्या अपने मोबाइल में उसको डालने की कोशिश करेंगे? नहीं ना। हम ये चाहते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं उसका साइज़ कम से कम हो, यानी MB हो तो हम ये सोचेंगे कि इसका साइज़ KB में होना चाहिए, अगर GB में हो तो हम ये सोचेंगे कि इसका साइज़ MB में होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमारा जो मोबाइल है वो कम से कम स्पेस ले, यानी डाटा है स्टोर होने में कम से कम, यानी उसमें मेमोरी स्पेस होना चाहिए मोबाइल के अंदर। तो बात यही है कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं
हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से कौन सा प्रोग्राम बनेगा जिसमें आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखोगे, एक तो टाइम का, दूसरा स्पेस का। यानी आपका प्रोग्राम जो है वो कम समय में ही रन हो जाना चाहिए। दूसरा, आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर के अंदर कम स्पेस ले, ये हम सोचेंगे, तभी हमारी जो एल्गोरिथम है वो बेस्ट एल्गोरिथम कहलाएगी, अच्छी एल्गोरिथम कहलाएगी, कुशल एल्गोरिथम कहलाएगी। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। अब इसमें एक शब्द है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता। क्या होती है? जटिलता, यानी टाइम की जटिलता। टाइम की जटिलता, बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। कैसे होती है कि टाइम ज़्यादा लेगा तो जटिलता उत्पन्न हो जाएगी। हमारा प्रोग्राम मान लो मिली सेकेंड में चल रहा है, वो अगर सेकेंड में चले तो क्या हो गया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। हमारा प्रोग्राम है वो सेकेंड में चलना चाहिए, अब वो चल रहा है मिनट में, तो क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारा कहने का मतलब क्या है? हमारा कहने का मतलब कि हमारा प्रोग्राम मिनट के बजाय सेकंड और सेकंड के बजाय मिली सेकंड में चलना चाहिए। तो हम ज़्यादातर यही सोचेंगे कि हमारा प्रोग्राम मिली सेकंड में रन हो जाए, बहुत जल्दी रन हो जाए, तो बिल्कुल भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, समय की जटिलता बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर एल्गोरिथम की कुशलता के उपाय। एल्गोरिथम हमारी कुशल कैसे होगी, उसके दो उपाय बताइए। पहला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि अगर आपने ज़्यादा फंक्शंस का यूज किया प्रोग्राम के अंदर, अब आपने ज़्यादा फंक्शंस का यूज कर लिया है या आपने तरीका कुछ ऐसा अपना लिया है कि हम लूप का जहाँ यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कितने वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी वैल्यू डाल रहे हैं या बाहर कितनी वैल्यू डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लिखने का हमारा तरीका जो होता है वो थोड़ा सा अगर गड़बड़ा गया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। इसलिए विशेषकर ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कम से कम फंक्शन उसमें इस्तेमाल करें, ताकि और दूसरी बात, कम से कम फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए ये भी ध्यान रखें कि हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर ज़्यादा वेरिएबल और वैल्यू न हो, तो टाइम की बचत हो जाएगी। अब आता है एल्गोरिथम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं और प्रोग्राम काफ़ी लंबा है, तो क्या होगा, स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, यानी कि कंप्यूटर में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम है उसमें हम वेरिएबल्स में या फिर कांस्टेंट में लिमिट से ज़्यादा वैल्यू डालेंगे, तो वेरिएबल में और कांस्टेंट में जो वैल्यू स्टोर होती है उससे क्या होता है कि मेमोरी स्पेस बढ़ जाएगा। एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे वेरिएबल है, आपने कोई भी वेरिएबल ले रखा है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रखा है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रखा है, तो इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल का जो स्पेस होता है 2 बाइट होता है। आपने करैक्टर टाइप का जो वेरिएबल ले रखा है तो उसका स्पेस 1 बाइट होता है। तो आपने मान लो इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल ले रखे हैं, तो कितना स्पेस लेगा? सीधा सीधा 10 बाइट लेगा। तो अगर हम कम से कम वेरिएबल यूज़ करेंगे तो स्पेस उतना ही कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि स्पेस की बचत हो जाए। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा बनेगा, अच्छी एल्गोरिथम कहलाएगी अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखेंगे, स्पेस का ध्यान रखेंगे और टाइम का ध्यान रखेंगे। तो प्रोग्राम की वैल्यू पर निर्भर करता है, मल्टीपल यूजर्स अगर होते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें। ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये 2 प्रकार की है, एक है इंस्ट्रक्शन स्पेस, दूसरा है डाटा स्पेस। इंस्ट्रक्शन स्पेस का मतलब है कि ये प्रोग्राम जो आपने लिखा है वो कितनी लाइनों में लिखा है, लाइनों पर निर्भर करता है। इसमें लाइनें काउंटिंग होती है, जितना छोटा प्रोग्राम बनाएंगे वो
मिली सेकेंड में रन हो जाएगा, और जितना बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, यानी सेकंड्स पर चला जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम मिली सेकेंड में चले और कम से कम लाइनों का प्रोग्राम बनाएं। प्रोग्राम की लाइनों पर ये डिपेंड होता है इंस्ट्रक्शन स्पेस। और दूसरा है डाटा स्पेस। डाटा स्पेस यानी डाटा किस में स्टोर होता है हमारा, या तो वेरिएबल में होता है या फिर कांस्टेंट में होता है। अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट ज़्यादा लेंगे तो हमारा डाटा ज़्यादा होगा, डाटा ज़्यादा होगा तो स्पेस ज़्यादा लेगा, स्पेस ज़्यादा लेगा तो कौन से ये डाटा स्पेस की हमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इस प्रकार हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि जो डाटा स्पेस की प्रॉब्लम न हो, वेरिएबल कम से कम और कांस्टेंट कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। तो इस प्रकार ये एल्गोरिथम है आपको बताई है। इसकी कुशलता के दो उपाय है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें से बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न लगभग आता है, छोटा प्रश्न आ जाता है, लगभग 2 नंबर का 1 नंबर का पूछ लेते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना। और इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक उदाहरण है। इधर देखो, ध्यान से देखना। इसमें देखो मैंने वेरिएबल ले रखा है, ए नामक वेरिएबल है। इसमें पहले से वैल्यू निश्चित कर रखी है, एक वाइल लूप का यूज़ किया है। इसमें मैंने बताया है वाइल लूप के अंदर कंडीशन लगाई है। क्या कंडीशन लगाई है कि हमारा जो ए है वो किस से ऊपर न जाए, यानी 10 से ऊपर न जाए। हालांकि ये 11 बार क्रियान्वित होगा तो 11वीं बार ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 10 बार इसकी कंडीशन सही मिलेगी। तो ये 11 बार चलेगा, कहने का मतलब 11वीं बार असत्य हो जाएगा। तो ये यहाँ पर स्पेस लेगा, यहाँ पर भी स्पेस लेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली है b बराबर 5, ठीक है। यहाँ ने a में मैंने 1 डाला है, a है वो 10 से ऊपर न जाए, यानी यहाँ क्लियर कर देते हैं, a में 1 था और 10 से ऊपर a न जाए। उसके बाद में b में मैंने क्या किया है, 5 डाला है, ये b है मान लो, यहाँ पर 5 डाला है b का। अब मैंने क्या किया, c यानी तीसरा वेरिएबल ले रखा है, उसमें क्या करवाया है, a और b काउंट हो जाए, दोनों a और b दोनों क्या हो जाए, काउंट हो जाए। काउंट होने के बाद में किस में आ जाए, c में आ जाए, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, काउंट नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाए। और मल्टीप्लाई होने के बाद में किस में आ जाए, c में आ जाए। तो ये क्या बन रहा है, ये टेबल बन रही है, 5 की टेबल बन रही है। तो ये c में हमारे पास, c में यानी क्या प्रिंट होगा, 5 एकम 5। उसके बाद में आगे फिर से लूप चलेगा, दोबारा कंडीशन क्या पाई जाएगी, सत्य पाई जाएगी। दूसरा है, दूसरी बार चला तो इसमें फिर 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्रिंट होगा, 10। फिर तीसरी बार यानी कि ये 3 कंडीशन यहाँ जांच हो रही है, ये 10 से 3 जो है वो 10 से नीचे है, तो कंडीशन क्या मिली है, सत्य। तो 5 फिर से इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 15। इस प्रकार ये चलता जाएगा। कहने का मतलब ए में 1 और कंडीशन क्या लगी है, ए है वो 10 से ऊपर न जाए, ठीक है, 10 से ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद में बी में क्या है, 5 है, 5 किसके साथ, ए और बी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किस में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं। उसके बाद में प्रिंटअप क्या करवाएगा, हमें स्क्रीन पर जो आउटपुट देगा, क्या आउटपुट देगा, जो सी में जो संख्या बन रही है यानी 5 की टेबल बन रही है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। एन क्या कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट लाइन में एक बार नीचे ये प्रिंट, ऊपर नीचे ये प्रिंट करवाता है। और उसके बाद में डी का मतलब होता है डेसिमल, यानी कि ये दशमलव जो संख्याएं होती है उनको प्रिंट करवाने का काम करता है। अगर हमें संख्याओं के बजाय अक्षरों को प्रिंट करवाना होता तो यहाँ पर हम डी की बजाय क्या यूज़ करते, सी मतलब करैक्टर यूज़ करते, सी का यूज़ करते। और ये जो सी है ये वेरिएबल है, इसमें ए और बी दोनों काउंट होके सी में आ रहे हैं, तो सी की वैल्यू क्या बन रही है, 5 की टेबल बन रही है। तो ये 5 की टेबल स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। और जो ए बराबर ए मैंने प्लस प्लस कर रखा है, यानी कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया यहाँ पर, यानी कि ये बढ़ता हुआ जा रहा है, एक प्लस प्लस हो रहा है। देखो ए है वो यहाँ 1 के बाद में दूसरा आया तो 1 प्लस हो गया, इसके बाद में 3 आया तो 1 प्लस हो गया, इसके बाद में 4 आएगा, करते करते 10 तक चलेगा। तो इसलिए ये प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये मैंने इसलिए अब बताना चाहता हूँ आपको कि जो वाइल लूप है, ध्यान देना, ये वाइल लूप है, इसके बाहर मैंने एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, मान लो इंटीजर टाइप का ये वेरिएबल है, और इसमें मैंने क्या डाला है, 1 डाला है। अगर
और ये जो वेरिएबल है बी वेरिएबल है, इसमें मैंने 5 डाला है, वाइल लूप के बाद डाला है। अगर ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ देखो, यहाँ वाइल लूप के पहले ही डाल दी है और यहाँ वाइल लूप के मैंने बाद में, यहाँ वाइल लूप के बाद में बी में 5 डाला है। तो ध्यान देना, यहाँ अगर पहले डालते हैं तो ये एक मान लो मिली सेकेंड का यूज़ करेगा, यहाँ भी 1 मिली सेकेंड का यूज होगा, और यहाँ देखो ये 1 मिली सेकेंड का यूज़ होगा। ये कितना होगा, ये कितनी बार चलेगा, कितने बार चलेगा, 10 बार चलेगा नहीं, 11 बार चलेगा, क्योंकि 11वीं बार ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाएगा। तो 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये कितनी बार चलेगा, ये 10 बार चलेगा। तो टोटल यहाँ तक ही एक बार काउंट कर लो आप, ये 11 और 1 12, 12 और 10 कितने हुए, 22। ये 22 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है एग्जाम्पल के लिए एक बार, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तक ही अपने यूज़ करेंगे, एक बार, फिर एक बार, ये कितनी बार, 11 बार, कितनी बार, 11 बार। देखो यहाँ तक अपने नहीं आए हैं, इसको काउंट नहीं किया, यहाँ भी इसको भी नहीं काउंट किया है, इसको टोटल काउंट करो आप, 11 12 13, यानी ये 13 मिली सेकेंड का टाइम लेगा। अब बताओ इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है या इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है? तो कहने का मतलब प्रोग्राम तो एक ही है, ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम एक ही है, यानी इसमें भी 5 की टेबल प्रिंट हो रही है, ठीक है। और इसमें वेरिएबल भी कितने हैं, 3 है, इसमें भी वेरिएबल कितने हैं, 3 है। क्या प्रिंट हो रहा है, 5 की टेबल, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इस लिखने के तरीके के कारण ही इसमें टाइम का स्पेस यानी टाइम बहुत कम लेगा, जबकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि हमें प्रोग्राम को किस तरीके से लिखना चाहिए कि प्रोग्राम जल्दी रन हो जाए, ठीक है। ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो आपको थोड़ा सा इसी चीज़ का ध्यान रखना है प्रोग्राम बनाते वक्त कि वेरिएबल को कहाँ इस्तेमाल करें, लूप के बाद इस्तेमाल ज़्यादा करें या लूप के पहले इस्तेमाल करें, ये विशेष बहुत सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे चलते हैं, आगे अपने बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो इसी प्रोग्राम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जैसे वेरिएबल है हमारे पास इंटीजर टाइप के, कितने वेरिएबल है, एक ये रहा ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, मतलब कितने वेरिएबल हमारे पास 3 वेरिएबल है। तो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होता है, इंटीजर होता है, कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट। वेरिएबल कितने हैं इस टाइप के, 3 है, तो 2 2 2 यानी कि 6 बाइट स्पेस लेगा। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर कितने बाइट स्पेस लेगा, 6 बाइट। चलो इधर चलते हैं, इसमें भी ध्यान रखना सेम ही है, क्यों है, क्योंकि इसमें भी मैंने 3 वेरिएबल ले रखे हैं। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वेरिएबल कम से कम इस्तेमाल करें ताकि स्पेस कम ले। तो यहाँ भी देखो बी वेरिएबल है, ए वेरिएबल है और सी वेरिएबल है, यहाँ भी 3 वेरिएबल ही हैं। तो 3 वेरिएबल है, अगर इंटीजर टाइप है तो स्पेस कितने लेगा, 6 बाइट। यहाँ पर दोनों बराबर स्पेस ले रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बचत हो रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जरूर बचत नहीं हो रही है। तो ये भी ध्यान रखें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के, वेरिएबल कम से कम इस्तेमाल करें ताकि कि कॉन्स्टेंट का भी कम से कम इस्तेमाल करें ताकि कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न हो और हमारा प्रोग्राम है बहुत अच्छा बने, अच्छे तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो जाए। तो बच्चों एल्गोरिथम है, इसके बारे में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। एल्गोरिथम एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एल्गोरिथम है क्या, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि कंडीशन और निर्देशों का एक सेट जो किसी एक निश्चित कार्य को करने के लिए लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप किसी तरीके को अपनाना ही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। अच्छा एल्गोरिथम है वो अच्छी एल्गोरिथम कब बनती है, जब हम टाइम का और स्पेस का दोनों का विशेषकर ध्यान रखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है एल्गोरिथम की कुशलता के 2 उपाय क्या है। पहला उपाय है एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा उपाय है एल्गोरिथम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये फंक्शन पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है कि हमारे लिखने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम को किस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न नहीं होगी, प्रोग्राम बिल्कुल सही बनेगा। आगे चलते हैं एल्गोरिथम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस मतलब अगर ज़्यादा यूजर्स हैं, प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, या फिर आप प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू डाल देते हो वेरिएबल्स में या कॉन्स्टेंट में, तो क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये भी 2 प्रकार की आगे भागों में बटी है। देखो इंस्ट्रक्शन स्पेस में क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, आपने एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सी लाइनों का यूज़ किया है, लाइनों पर भी निर्भर होता है कि हमने प्रोग्राम को कितना लंबा कर दिया, ठीक है। ज़्यादा लंबा करेंगे प्रोग्राम को तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी,
और प्रोग्राम को छोटा बनाएंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, अच्छा प्रोग्राम बनेगा। उसके बाद में है डाटा स्पेस। डाटा स्पेस क्या है कि हम जो वेरिएबल में, कांस्टेंट में जो वैल्यू डालते हैं, डाटा डालते हैं, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर कितना स्पेस लेगा, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डाटा टाइप पर निर्भर करता है कि जितने आप वेरिएबल लोगे उतने ही आपको डाटा टाइप लेने पड़ेंगे, और डाटा टाइप के जितने भी लोगे तो उनका निश्चित स्पेस होता है। जैसे इंटीजर का स्पेस कितना होता है, 2 बाइट होता है। करैक्टर का स्पेस कितना होता है, 1 बाइट होता है। लॉन्ग का स्पेस कितना होता है, 4 बाइट होता है। तो इसी प्रकार आप जितने ज़्यादा वेरिएबल लोगे, जितने ज़्यादा कांस्टेंट लोगे, उतना ही आपको स्पेस ज़्यादा लगेगा और आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो बच्चों ध्यान रखें कि हम जो भी प्रोग्राम बनाएं वो छोटा से जितना भी हो सके उतना छोटा बनाएं, और उसको इस तरीके से बनाएं कि विशेषकर बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही बनाएं, ताकि टाइम भी कम लगे और स्पेस भी कम यूज़ हो। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एक कुशल प्रोग्राम कहलाएगा, एक अच्छा प्रोग्राम कहलाएगा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कहलाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपसे।